तो हम पहुंच चुके हैं सीमांचल के कटिहार में और अब दूसरे चरण में यहाँ पर वोट पड़ना है और इसको लेकर तमाम हलचल भी है। और हम यहाँ पर मूड भांपने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ की जनता इस वक्त सेकेंड फेज़ के चुनावों को लेकर क्या सोच रही है। यहाँ कुछ लोग हैं जो रोज़ इसी तरह मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब बात चुनावों की इनसे होगी क्योंकि चुनावी मौसम है। ये बताइए, चुनावों के इन मौसम में पहले दौर का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा दौर का चुनाव होना है, सीमांचल उसमें अहम है। मुद्दे इस वक्त कटिहार के लिए सबसे बड़े क्या हैं जिसको सोचकर यहाँ की जनता वोट डालने वाली है? देखिए, मुद्दा यहाँ का बहुत डिफरेंट नहीं है। जो पूरे बिहार का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, रोज़गार का मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीमांचल के लोग देश के किसी अलग कोने में रह रहे हैं। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सीमांचल एंड इंडियन मैप। तो कहने का मतलब यह है कि मुद्दा तो वही है, लेकिन सवाल ये है कि बिहार के राजनीति में इस बार ये देखा जा रहा है कि मुद्दा क्या नहीं है, गुद्दा क्या है। तो मुद्दा और गुद्दा में लोगों को उलझा दिया गया। मुद्दा वही है कि जो हमारे लिए विकास की बात करे और बात न करे, क्योंकि बात को सुनते काम करे, सुनते हम लोग कल को बच्चे थे, अब हम लोग बुजुर्गी पे आ गए हैं। अब मेरे बच्चे अब हमसे सवाल कर रहे हैं, पापा ये चीज़ कब बनेगा। हम लोग फाटकों पे दो घंटा खड़े रहते हैं रेलवे इस पे कि आखिर हम लोगों के लिए फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा है। आज पूरे पटना में देखिए कई डिफरेंट जगहों पे बना है, लेकिन सीमांचल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। हम लोग केवल सरकार वोट देकर बनाने के लिए हैं, बाकी किसी डेवलपमेंट की उम्मीद हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से, जिसने कर दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। और ये वो इलाका है जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत हैं। केले की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, मखाने की खेती होती है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि पहला माचिस का जो फैक्ट्री थी, पहली माचिस की फैक्ट्री वो यहीं लगी थी। और जूट के लिए जाना जाता है, जूट सिटी कहा जाता था इसे। कारखाने बंद हैं। एक और मसला है वो पलायन का है, माइग्रेशन का इस इलाके से। सारे जो युवा हैं, जो यूथ हैं, इस इलाके के ख़ास तौर से बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक बड़ा कंसर्न है आप लोगों के लिए? देखिए, ये सच्चाई है कि कटिहार में रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है। जूट मिल था, आपने अभी बात की जूट की, जूट उद्योग पूरी तरह बंद हो चुका है। और पलायन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी आप कुछ देर बाद जाइएगा तो ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं बाहर। अभी भी जाएंगे? अभी भी ट्रेन, अभी छठ ख़त्म हुआ है, लोग जा रहे हैं, फिर अपने रोज़गार के लिए निकल पड़ेंगे। तो रोज़गार अगर मिलेगा, और चूँकि आपने कहा अभी मखाना, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विदेश में भी मखाना, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो मखाना आता है हमारे कटिहार में होता है। सबसे अच्छे मक्के की फसल हम लोग उगाते हैं, मगर हम लोगों को उसका हक कहाँ मिलता है। किसानों को उसका उचित दाम तक नहीं मिल पाता है। किसान करे तो क्या करे। तो हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो रोज़गार भी दे, डेवलपमेंट भी करे और किसानों के बारे में भी सोचे, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप बिना किसान के कुछ भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी पायदान तक आपका जब तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचता है तो फिर वैसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा। तो और ये बताइए कि जो विकास की आप लोग बात कर रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त जो चुनाव प्रचार हुआ वो देश देख रहा है। जब यहाँ चुनाव प्रचार होता है तो यहाँ आ रहे नेता हैं, वो ये भाषण देते हैं कि मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनता है तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन पाएगा, या फिर धर्म को लेकर तमाम बातें होती हैं, क्योंकि सीमांचल हम सब जानते हैं मुस्लिम बहुल इलाका है। और जब यहाँ चुनाव होता है तो नैरेटिव कुछ और हो जाता है, प्रचार कुछ और रंग लेने लगता है। तो वो एक कंसर्न रहता है कि वो भी एक मुद्दा रहेगा आप लोगों के जहन में? बिल्कुल, मुद्दा होनी ही चाहिए। जिसकी संख्या होनी चाहिए उसके आधार पे आपको हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो पार्टी आपको हक अधिकार नहीं देता तो उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं है। अगर 2% वाले अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करना चाहते हैं तो हम 18%, मेरा भी अधिकार है कि हमें भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो ज़रूर मिलना ही चाहिए। और ये अपने अधिकार के लिए लोगों का लड़ना कहीं गलत नहीं है। अपने अधिकार के प्रति हमेशा लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहना चाहिए और लोग आगे बढ़ के अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल सत्य है। और ये सीमांचल जहाँ तक कहा जाता है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे सारे भारत के सारे नेताओं का भी नज़र रहता है और हमेशा यहाँ पे आके विवादित बयान भी देते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी आए हैं बिहार में जो घूम घूम के
इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का कोशिश करते हैं। लेकिन सीमांचल के लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि सीमांचल का डेवलपमेंट होना चाहिए। और सीमांचल बहुत पिछड़ा एरिया है और यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो, हमारा कैसा लीडर हो जो हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ सके, सरकार से हमारा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ के सीमांचल का डेवलप कर सके, तो वैसे लोग कैसा नेता चाहिए आपको? वैसे नेता की जरूरत है और अपने मुद्दे पे खड़े उतरे वैसे लीडर को हम वोट देने के लिए तैयार हैं। बताइए कि जब एक तरफ विकास चाहिए, एक तरफ रोजगार चाहिए, यहाँ पर बेहतर ज़िंदगी चाहिए, और दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं कि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो, रिप्रेजेंटेशन हो, तो फिर वह उसी में कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको लगता है ये फिर ये पॉलिटिक्स होने लगती है, धर्म की, जाति की, जो भी अरिथमेटिक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठाने लगती हैं? बिहार में तो ये पॉलिटिक्स होता ही है, जात के ऊपर पॉलिटिक्स होता ही है, शुरू से चलता आ रहा है। क्योंकि जाति के नाम पे यहाँ वोट मांगे जाते हैं, तो ये नैरेटिव तो बनता ही रहेगा। और सीमांचल में ज़्यादा धर्म को लेकर चुनाव प्रचार भी होता है, वादे गिनाए जाते हैं और तमाम मुद्दे ऐसे उठते हैं, उछाले जाते हैं जो दोनों ही पक्ष पोलराइज हो जाए और उस तरह से वोट पड़े। आपको लगता है? हाँ, ये होता ही है। बिहार में अक्सर ये होता है कि चुनाव के टाइम में पोलराइज लोग किया जाता है जाति धर्म के नाम पे। ये बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे लोग वादा करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कुछ होता नहीं है। ये आप कटिहार घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कटिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये देखने को समझ में आ जाता है। अभी एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया था कि लोग बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं हो, तो इस पे मुझे लगता है कि मेरा एक अपना सोच है, एक अपना नज़रिया है, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को बाइफरकेट किया ही क्यों जाता है? क्या हमारा रहन सहन अलग है, या हमारी ज़ुबान अलग है, या बात करने का तरीका अलग है, या फिर हमारा 4 नाक है या 2 आँख है, या डिफरेंट हम हैं क्या? अरे जो बाकी लोग हैं वही हम हैं। ये सब जो नैरेटिव अब तैयार किया जा रहा है, और ये सब एक प्लान वे में कि भाई उस मल्लाह का बेटा अगर डिप्टी सीएम बन रहा है तो मुस्लिम चेहरा क्यों नहीं है। ये बताइए कि हम लोग पूरे देश में मुस्लिम आबादी कितनी है? क्या कभी वो आवाज़ उठी जब एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया गया कि भाई कितनी मुसलमानों की आबादी है, और उस बिना पर आपने एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बना दिया? कि उस समय तो आवाज़ नहीं उठी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं नाम अगर गिनवाना शुरू करूं, जो शीर्ष पदों पे और देश के सबसे बड़े पदों पे मुस्लिम चेहरा रहा है। तो ये परसेंटेज के आधार पर बाइफरकेट करना कि इसको डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाना, ये एक बैड पॉलिटिक्स है, ये एक बैक बिचिंग है। ये सब लोगों को जो आपको नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। हम मुसलमान बाद में हैं, इस देश के नागरिक पहले हैं। आपको जो अधिकार मिल रहा है वही अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे भी बच्चे पढ़ें। हम लोग चाहते हैं कि एक साथ हम लोग जब वोट लेते हैं तो हम लोग कहते हैं वी आर द इंडियंस, नहीं हम लोग किसी शपथ में कहते हैं कि आई एम द इंडियंस, वी आर द इंडियंस, जो हमारा राष्ट्रगान भी है, यह सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये चुनाव के समय बाइफरकेट किया जाता है, दिस इज़ द रियल बैड पॉलिटिक्स। जो बांटा जाता है और तमाम नारे दिए जाते हैं। ये बताइए कि देश भर में जब बिहार में एसआईआर हुआ तो एक बड़ा डिस्कशन भी हुआ और यहाँ से तमाम आवाज़ें भी उठी कि एसआईआर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप लोगों की राय क्या है? देखिए, ये बात तो सच है कि अभी जैसे बता रहे थे कि राष्ट्रपति जो हमारे अबुल कलाम जो थे उस समय, और मतलब इस समय बाइफरकेट किया जाता है। लेकिन इस सब से भी ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये एक सच्चाई है जो आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, बिहार की जितनी भी इलेक्शन होती है, ख़ास करके बिहार और यूपी में, ये जातीय समीकरण पर टिकी रहती है। और जब जातीय समीकरण पर टिकी रहती है और किसी कास्ट वाइज के लेकर, तो वोटर समझता क्यों नहीं है फिर? वही बात पे मैं आ रहा हूँ। जब जातीय समीकरण पर उठती है बात अगर, और वो किसी खास पर्टिकुलर कास्ट को आगे करते कि ये डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो वहाँ पर अगर कोई दूसरा कम्युनिटी अगर ये कहता है कि नहीं, जातीय समीकरण पर मेरा भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। और रहा बात, एक चीज़ और भी है कि यहाँ अभी जो ये चुनाव का माहौल चल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि इतना दिन से देखने के बाद, 20 साल के बावजूद भी, अब जो है विकास का एक दूसरा नाम होता है परिवर्तन। मैक्सिमम लोगों का ये चांसेस है कि अगर परिवर्तन होता है तो विकास हो सकता है।
तो जब तक आप विकास के लिए परिवर्तन नहीं करना चाहिएगा और जब तक युवा को आगे नहीं बढ़ाइएगा, उसके रोजगार के बारे में नहीं सोचिएगा, तब तक, क्योंकि ये पलायन का और बेरोजगारी का मुद्दा हर लीडर के पास है, वो चाहे हमारे एमएलए हो चाहे एमपी हो, सबके पास है। लेकिन इस चीज़ को हटाकर दूसरा नैरेटिव डाल दिया जाता है। क्या है दूसरा? दूसरा नैरेटिव सीधे जातीय समीकरण पर आ जाते हैं। आप मेरे इतने ये कास्ट है, ये कुर्मी है, तो वो यादव है उतने। तो ऐसे में ये बताइए कि ये तो रहा कास्ट अरिथमेटिक का मामला, आप इलेक्टोरल रोल के शुद्धिकरण को लेकर भी तमाम बातें कही गई और अब एसआईआर हो चुका है बिहार में, और फिर भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है यहाँ पर उसको लेकर एक समझ है, उसको लेकर कोई जानकारी है कि इन चुनावों में वो एक मुद्दा बन सकता है? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा यहाँ नहीं बनता है। ये एक नैरेटिव बनाया जाता है चुनाव के टाइम में। ऐसा कोई घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है। सब जैसे है पहले से एज इक्वल है सब। उन चुनाव के टाइम में बना दिया आपको इस माहौल को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के राज में इस तरह का कोई भी नैरेटिव कुछ भी नहीं चल सकता है बिहार में। एसआईआर भी हुआ, काम भी हुआ, सब कुछ हुआ, सबके नाम आए, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई छूट गया, कोई रह गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वो भी पूरा कंप्लीट हुआ। लेकिन इस तरह का माहौल को इसे बनाया जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के राज आपको लग रहा है इन चुनावों में घुसपैठ एक मुद्दा रहेगा या कहीं ये पोलराइज कर देगा लोग? कहीं कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। पूरा विकास का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है। मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर एजुकेशन किसने दिया, इस पर मुद्दा है। उसके शैक्षणिक स्थिति कितनी सुधरी, उस पर मुद्दा है। यही मेन मुद्दा यही है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। बाकी ऐसे ही चलते रहता है, सब नैरेटिव बनाते रहेगा, चलते रहेगा। घुसपैठ मैडम, आप बोली घुसपैठ 2014 से अभी गवर्नमेंट है एनडीए की। 2014 से लेकर के 2024 में आप ही लोगों के टीवी पे मैं एक दिन डिबेट देख रहा था, लगभग 1800-1900 आदमी को आपने डिप्लॉयमेंट के बाहर भेजा कि आप घुसपैठिए घुस गए थे। सेंट्रल की गवर्नमेंट है, तो घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो उसका डेटा तो रिलीज किया नहीं है चुनाव आयोग? नहीं, चुनाव आयोग नहीं, इस पे एसआईआर के लिए नहीं बोले। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार का ये डाटा था कि 1800 कुछ लोगों को 2014 से लेकर के 24 के बीच में बाहर भेजा गया, घुसपैठिए को पकड़ा गया। सेंट्रल में गवर्नमेंट आपकी है, और अगर घुसपैठिए घुस रहे हैं 11 साल से, अगर आज भी घुस रहे हैं, तो ये नाकामी किसकी है? ये सीमांचल ही क्यों चुना जाता है घुसपैठियों की? यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ये एक तरह से टिस देने वाली। बॉर्डर के करीब है कह रहे हैं? नहीं, बॉर्डर के करीब है तो बॉर्डर पे हिफाजत करने का काम किसका है? अगर एक गवर्नमेंट 11 साल से है और उस गवर्नमेंट में आप हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो फिर बेकार है ना ऐसी गवर्नमेंट। 11 साल से आप तख्त पे बैठे हुए हैं और आप कहिएगा, फिर आप ही कहिएगा कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर आज कटिहार में कोई जिला पदाधिकारी कटिहार के हैं और कोई घटना घट जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? डीएम को हटाया जाता है। तो अगर आप देश चला रहे हैं और आप ही कहिएगा कि घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? 2014 से पहले जब यूपीए गवर्नमेंट, मौजूदा सरकार ये कह रही है कि जो विपक्षी दल हैं वो एक तरह से संरक्षण देते रहे घुसपैठियों को और तभी वो पनपे। मैडम घुसपैठिए आ तो रहे बॉर्डर, आप घुसपैठिए तो कहीं ना कहीं पैराशूट से तो आते नहीं, वो तो आएंगे बॉर्डर से ही। बॉर्डर पे किसकी देख रेख में होती है सुरक्षा? बीएसएफ रहता है। बीएसएफ को कौन ये करता है, किसको रिपोर्ट करता है? होम मिनिस्ट्री को। तो अगर आपके फोर्स वहाँ पर अगर ये कर रहे हैं, तो आपकी इसकी नाकामी किसकी है? मैंने कहा ना अभी, अगर कटिहार में कोई घटना घट जाती है तो सीधा जिला पदाधिकारी से भाई कैसे हो गया। तो वैसे अगर कोई देश में घुस रहा है, आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी ले सरकार। एकदम, अगर घुस रहा है तो उसको आप चुन चुन के बाहर भेजिए। हम लोग किसी घुसपैठिया का समर्थन नहीं करते और ना कोई घुसपैठिया है। एसआईआर तो कराया आपने, एसआईआर में कहा आपने कितना लोग निकला घुसपैठिया? ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये चुनावी जिन अभी निकला है और थोड़ी दिन में ये फिर जिन अपने आप बंद हो जाएगा, बोतल में चला जाएगा। फिर 29 आएगा निकलेगा, फिर 30 आएगा निकलेगा। चुनाव के समय में जिन का बोतल खुल जाता है, बाहर आ जाता है। घुसपैठिया मैडम ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बस ऐसा समझिए कि जब भी माजी के फसाने वो सुना देते हैं, मेरे सोए हुए जज्बात जगा देते हैं। हर मोड़ पे हम समझते हैं जिन्हें अपना रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, कि हर मोड़ पे हम समझते हैं अपना रफ़ीक, बस वही रोज़ मुझे ज़ख्म नया देते हैं। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक क्रिएट है।
जो चुनाव के समय है लाना है, क्रिएट करना है। चुनाव खत्म हो गया, बोरा में बांध करके इसको रख देना है, फिर काम अपने में लग जाना है। ये सब कुछ नहीं है, चूँकि उनको भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है कि आखिर कुछ ना कुछ हमारे पास एक एजेंडा होना चाहिए, और ये एक स्ट्रेटेजी है, इसको मुद्दा नहीं बोला जाए, एक स्ट्रेटेजी बोला जाए। रणनीति है, चुनावी रणनीति, बस कोई आप इसे चुनावी रणनीति मान रहे हैं और मुद्दा नहीं। आप ये बताइए कि आप दोनों ही जो अलायंसेस हैं इस वक्त वो अपनी ओर खींच रहे हैं महिलाओं को, युवाओं को। जो महिला बेनिफिशरीज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की, क्या उन तक ये जो बेनिफिशरी है वो पहुंची है? जो सहूलियतें हैं महिलाओं को जो सरकार की तरफ से मिली हैं वो पहुंच पाई हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी के सरकार में बिना भेदभाव के काम होता है, उनका काम बहुत अच्छा है और लगता है कि वो अभी रहेंगे, कटिहार के लिए भी और बिहार के तो लिए। वोटर तय करेंगे, आप लोग तय करेंगे, अब देखना होगा बिल्कुल क्या रहेंगे। फैसला आप लोग 11 तारीख को लेते हैं। लेकिन महिला वोटर को खींचने के लिए दोनों अलायंसेस ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, और पहले फेज़ में देखा गया कि पुरुषों के मुकाबले, मेल वोटर्स के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा निकली हैं। तो एक तरह से जागरूकता आप लोगों को लग रहा है महिलाओं में भी ज़्यादा आई है अपने अधिकार को लेकर, और इस इलाके में भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, इस बार आपको देखने को मिला कि महिला वोटर ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि कोई वहाँ से कोई भेदभाव हो के किसी के लिए कुछ नहीं किया जाता है। जितने हिंदू महिला को सपोर्ट हो रहा है उतना ही मुस्लिम महिला को भी सपोर्ट हो रहा है, और यही कारण है कि आज सारे लोग निकल के आ गए हैं वोट देने के लिए। तो ये भेदभाव की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चेहरा देख के, धर्म देख के काम हो रहा है। हाँ, ये है कि इलेक्शन के टाइम में ये जातिवादी बिहार का शुरू से रहा है, आज भी वही हो रहा है कि जाति में बढ़ जाते हैं लोग, और फिर इसके बाद देखिए सब एक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार तो आज सब कुछ दे ही रही है, ऐसा नहीं है। रही बात डेवलपमेंट की, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था कटिहार का, सीमांचल का, उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, ये बात सही है। तो इसके लिए फिर आगे प्रयास होगा। आप वोट महिलाओं का डेवलपमेंट बहुत हुआ। महिलाओं का और अभी से डेवलपमेंट नहीं तो हुआ। मैडम बहुत हुआ है। अभी नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट जब से आई, हुकूमत है, मैंने देखा है बहुत करीब से। बेनिफिशरीज महिलाएं हर समुदाय की बनी। नहीं, हर समय देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब स्कीम लाती है तो ये नहीं कहता है ना कि ये मुस्लिम महिला इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये फला नहीं कर सकते हैं, SC ST नहीं कर सकते हैं, या कोई OBC नहीं कर सकते हैं, या माइनॉरिटीज़ नहीं कर सकते। स्कीम सबके लिए आती है, लेकिन एक बड़ा अच्छा शब्द मुझे लगता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक कहीं से भी आया हो, लेकिन ये शब्द मुझे अच्छा इसलिए लगता है, आप में अगर मेरिट है, आप में अगर क्षमता है। आज देखिए गवर्नमेंट में जितनी टीचर्स की बहाली हुई है उसमें आप महिलाओं को देखिए, बड़े हर कम्युनिटी में, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखेंगे बहुत सारी लड़कियाँ आज रोज़गार से जुड़ी हैं, गवर्नमेंट जॉब में आई हैं। आप में कैलिबर होना चाहिए कुछ करने का, तो फिर हमको मिलेगा। और हम कुछ कर नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं, अपने आप चूल्हा चौकी में खुद लगे हैं और कह रहे हैं सरकार को कोच रहे हैं। तो ये नहीं है। महिलाओं को आज जीविका दीदियों को देखिए, जीविका की रसोई चल रही है, जीविका दीदियों की उसकी स्वयं सहायता समूह के जरिए उनको रोज़गार दिया जा रहा है, सरकार स्कीमें दे रही है, गवर्नमेंट स्कीम ला रही है। लेकिन अब ये है कि हु इज़ द बेनिफिशियर। सवाल ये है कि अगर हम अपने आप को निकालेंगे नहीं, अपने आप को ब्लॉक में जाएंगे नहीं, हम पता नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, नहीं, योजना किसके लिए है और कोसेंगे सरकार को, तो ये मुझे लगता नहीं है। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार का जो है ना, शुरू से, आज से नहीं, जब से वो सरकार में आए, महिलाओं को पंचायती राज में, त्रिस्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण देना, 35% महिलाओं को जो है नौकरी में आरक्षण देना, जीविका दीदी, अभी भैया बता रहे थे, जीविका दीदी को जो है जीविका समूह बनाना, और इसी तरह से। और कोई चुनावी मुद्दा में जो है महिलाओं को अभी बेनिफिशरीज नहीं बनाया गया। बिहार में हमेशा चुनाव होते हमेशा से रही हैं, लेकिन एक और जो मामला रहा, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया कि वोट चोरी को लेकर, गलत आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे ऐसी चीज़ें पकड़ी जा रही थी। इसीलिए ज़रूरी हुआ कि जो अधिकारी हैं पोलिंग स्टेशंस पे, वो अगर ज़रूरी लगे तो बुर्का उठा के पहचान करें। तो महिलाओं से जब मैं मिलूँगी उनसे भी पूछूँगी, लेकिन क्या इस ऑर्डर को या इस फैसले को घर की महिलाएं किस तरह से ले रही हैं? क्या वो कंफर्टेबल हैं? देखिए मैडम, नहीं, इसमें एक चीज़ है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आप
एक पहचान के नियत से अगर आप उनको देखना चाहते हैं कि भाई आप अपना चेहरा उठाएं और मुझे दिखाएं कि आपके आधार कार्ड से, वोटर आई कार्ड से या डिफरेंट आईडीज़ आपके पास जो हैं उससे आपके चेहरे का मिलान, ये एक अच्छी चीज़ है। पारदर्शिता रखनी चाहिए और मिलान, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या है ना कि मर्यादित करना है, अमर्यादित नहीं कि आप एकदम से कोई पोलिंग एजेंट बोले उठाइए चेहरा, उठाइए, दिखाइए। एक तो डिग्निटी होनी चाहिए, दूसरा है कि एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, और दूसरा है कि एक रिक्वेस्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट बोथ होना। रिस्पेक्ट, रिक्वेस्ट, डिग्निटी के साथ हो तो हर कोई सहयोग करेगा। हाँ, हर लोग सहयोग करेगा, कहीं कोई बात लेकिन आप कन्विंस कीजिए, कैन नॉट बी प्ले ऑफ ऑर्डर कि आप उठाइए और दिखाइए, दैट इज एकदम रेस्पेक्टफुली हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और महिलाओं के लिए जितना काम हो रहा है मैडम, दिखता है वो। तो घर की एज मेल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, महिलाओं से हम ज़रूर बात करेंगे, उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है। आप लोग कंफर्टेबल हैं इस फैसले से? बिल्कुल, सरकार की जो जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही है। लेकिन मैडम एक चीज कहेंगे कि अगर पोलिंग ऑफिसर्स में अगर किसी महिला को आप रख दे और उनको बोले कि आप अंदर में ले जाके इनके चेहरे हाँ, वही करेंगे। महिला ही रहेगी चेहरा करने के लिए। चेहरा ही हमारी आइडेंटिटी है। नहीं, ये तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि महिला ही रहेगी। महिला नहीं, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, महिला ही रहेगी और उसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। उस पर्दे के सिस्टम्स को हम फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट्स को भी पहले करेंगे। हमारे लिए पहले अधिकार है, सरकार के जो नियम सब पे लागू होता है वो हम पे भी होता है। वी आर नॉट दैट कह रहे कि चाहे बुर्का हो, घूंघट हो, अगर आइडेंटिटी को लेकर अगर कुछ चुनाव अधिकारियों को शक हो रहा है तो उसको लेकर जो फैसला लिया है चुनाव आयोग ने, क्या कम्युनिटी की महिलाएं कंफर्टेबल हैं? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार की महिलाएं कंफर्टेबल हैं? आइडेंटिटी देखना अच्छी बात है, मगर इसमें एक लगा देना एक लाइन के बुरखा, ये कहाँ से? हम अभी आपको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा, पहले हम भारतीय हैं और जो लॉ सब पे लागू होगा उसको हम अगर सच्चे भारतीय हैं तो हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम सच्चे नागरिक हैं तो हमको भारत का हर कानून मानना होगा, और अगर ये लॉ में है तो हम करेंगे। मगर ये सिर्फ लगा देना कि बुरखा भाई, अगर आइडेंटिटी के लिए अगर शक है, अगर आइडेंटिटी हमारे यहाँ घूंघट डाल के भी जाती हैं, हाँ, तो ज़रूरी नहीं कि बुरखा, अगर लगेगा कि उनको शक हो रहा है कि भाई ऐसा है तो भाई महिला पुलिसकर्मी है वो चेक कर, तो है होगी। अगर ये है तो सबके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम अगर इसको एक पार्टिकुलर लगा देना बुरखा, ये खराब लगता है। भाई आइडेंटिटी पर शक है आपको, अगर कोई भी गलत वोट कर रहा है तो जांच करना, पुलिस प्रशासन या वहाँ पर जो है वो सही है उसके लिए वैसे ही होगा, और वैसे ही हुआ है फर्स्ट फेज में। आप आखिर में पहुँच गए हैं। मैं सबसे एक सवाल सबसे पूछूंगी, कौन से मुद्दे पर, एक मुद्दा जो आपके जहन में अभी सबसे ज़्यादा है जिसको लेकर आप वोट करने वाले? मेरा सीधा मुद्दा आपको जो बेरोजगारी और इसका जो चल रहा है कि बिहार में, खास करके बिहार में और उस पर से सीमांचल में कि पलायन जो होता है, इस सब का निष्कर्ष मेरे ख्याल से तो एक ही चीज़ समझ में आता है, परिवर्तन ही विकास करेगा। और आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए बस जो विकसित बिहार जो अभी बना है नीतीश कुमार के राज में, बस मेरा वोट उसी पर है। मैडम मेरे लिए भी हमने शुरू में ही कह दिया कि मुद्दा तो वही है, बस यही है कि चांद जब निकलेगा तो अक्स पानी में भी आएगा और किरदार खुद उभर कर कहानी में आएगा। तो देखना है कि अब क्या मुद्दा तय करते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट हर किसी को चाहिए और डेवलपमेंट के अलावा दूसरा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। आपका वोट किसके लिए जाएगा? डेवलपमेंट समाज के आखिरी पायदान पे जो लोग खड़े हैं उसके, मेरा डेवलपमेंट से ज़्यादा ज़रूरी कि जो समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हैं, जहाँ तक डेवलपमेंट अभी नहीं पहुँचा है वहाँ डेवलपमेंट पहुँचे, और आप ऐसे नुमाइंदे को चुनेंगे जो वो पहुँचे। हाँ, इसके लिए एक जागरूक सोच, नई पीढ़ी, नौजवान लोगों को राजनीति में आना चाहिए, हम लोग उस पर वोट करेंगे। ये बताइए, आप जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप लोग ने कहा कि नागरिक पहले हैं, धर्म बाद में आता है, सब बराबर है, ये हमारा संविधान भी सबको ये समान अधिकार देता है। तो ऐसे में इस इलाके में आके फिर मज़हब की बातें, धर्म की बातें जब होती हैं तो गुस्सा आता है? गुस्सा तो आता है। सीमांचल में जब लोग आते हैं तो फिर धर्म की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा नैरेटिव सेट किया जाता है ताकि हिंदू मुस्लिम हो और वोट का पोलराइजेशन हो। ये बताइए, तो फिर इस इलाके में पिछले चुनावों में 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इतनी कामयाबी क्यों?
सीमांचल के लिए वो हक के लिए लड़े थे, इसलिए उसको वोट दिया गया। आज भी वो लड़ रहे हैं, उसकी पार्टी यहाँ पे अब खड़े हैं, मजबूती से समाज के लिए खड़े हैं, हर अधिकार के लिए लड़ते हैं, चाहे वो एनआरसी और सीए का मुद्दा हो। जिस मुद्दे पे खड़े होकर लड़ते हैं, जो हमारा वोट लेता है वो तो आज तक कभी बात भी नहीं करते हैं, ना तो विधानसभा में खड़े होकर बोल सकते हैं। आई लव मोहम्मद पे इतनी बड़ी चर्चाएँ हुई, उन्होंने कहा मुझे बिहार की चिंता है, उनको अपनी कुर्सी का चिंता है, हमें तो अपने मोहम्मद। आपका वोट किस मुद्दे पर पड़ेगा? मेरा वोट जो विकसित बिहार है और फिर से एक बार बिहार की और विकास के लिए जाएगा। आपका वोट किसके लिए, कौन से मुद्दे के? जो रोजगार और इंडस्ट्री की बात करेगा उसके वो आपका? जी, बिहार अल्टीमेटली विकास ही मुद्दा है और विकास हो भी रहा है, दिख भी रहा है। कटिहार पूर्णिया का आज जो रास्ता आप भी आए होंगे तो कटिहार मनिहारी हो, सब तो डेवलपमेंट हो रहा है और वही मुद्दा है। और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए और विकास की ज़रूरत है हमें। विकास, रोजगार और आपका? हर आदमी विकास के लिए है। जो भी चुनाव होगा, जो भी वोट लोग करेंगे, विकास के लिए ही करेंगे। और विकास बहुत अच्छा बिहार में हुआ है। हम लोग पिछले 15 साल वाला भी शासन देखे हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छा। नीतीश जी का सरकार बहुत अच्छा है, इसलिए उनको आना जरूरी है। आप चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है वो लौटे। कुछ यहाँ ये चाहते हैं कि जो नुमाइंदा यहाँ के विकास की बात करे, यहाँ के पलायन को रोकने की बात करे और यहाँ पर रोज़गार लाने की बात करे, इन सभी का वोट उसको जाएगा। तो देखना होगा कि 11 तारीख को सीमांचल की जनता अपने नुमाइंदों के लिए क्या फैसला सुनाती है।